3 जून 1989 को ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह मुसावी खुमैनी का इंतकाल हुआ था। वो गुजरे 80 सालों में ईरान के पहले नेता थे जिन्होंने सामान्य तरीके से इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनसे पहले के ईरानी ससनाजियक्सम को या तो निर्वासन का अपमान झेलना पड़ा था या उनके कत्ल कर दिए गए। जब खुमैनी की मौत हुई तो ईरान की सरकार ने उन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और इमाम के बाद सबसे अलौकिक व्यक्ति की संज्ञा दी थी। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के कस्बे खुमैनी में हुआ था। लोगों से कम मेलजोला पसंद करने वाले खुमैनी ने 6 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने कुम शहर में बसने का फैसला कर लिया था। खुमैनी ने आयतुल्लाह बनने के बाद ईरान के शाह और उनके अमेरिका के साथ संबंधों की बुराई करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। आयतुल्लाह वहां से तुर्की चले गए। बाद में वो वहां से पहले इराक गए और फिर वहां से फ्रांस। बीबीसी पे प्रकाशित विवेचना में रेहान फजल लिखते हैं, फ्रांस में खुमैनी का दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था, यानी सुबह की नमाज से काफी पहले। इस समय का इस्तेमाल वो एक दिन पहले आए उन कागजात को पढ़ने में करते थे जिनको पढ़ने का समय उन्हें नहीं मिल पाया था। 7 बजे नाश्ता करने से पहले वे विदेशी प्रेस रिपोर्टों के फारसी अनुवाद पढ़ते थे। बकार मोइन अपनी किताब खुमैनी द लाइफ ऑफ ए आयतुल्लाह में लिखते हैं, अगले 3 घंटों तक वो ईरान से आई हर ताज़ा खबर और अपने निजी मामलों पर विचार करते थे। 10 बजे से 12 बजे तक वो इबादत करते थे। 1 बजे खाना खाने के बाद वो दिन में 1 घंटा सोते थे। 3 बजे के बाद 2 घंटे वो राजनीतिक काम करते थे। दिन में जब भी उन्हें समय मिलता था वो पास के गांव में टहलने चले जाते थे। फ्रांस में मिली सरकारी सुरक्षा के कारण ऐसा बहुत कम होता था कि वो अकेले टहलने निकल पाए। 9 बजे उनका दिन समाप्त होता था, तब वो अपने परिवार वालों के साथ रात का भोजन करते थे। इसके बाद वो विदेशी रेडियो स्टेशनों खासकर बीबीसी की फारसी सेवा की रिकॉर्डिंग सुना करते थे। वो सबसे ज्यादा खुश तब होते थे जब वो अपने पोतों नटियों के साथ खेल रहे होते थे। इस्लामी समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में उनके जो भी विचार रहे हों, लेकिन अपनी पत्नी और परिवार के प्रति खुमैनी हमेशा समर्पित रहे। उनकी बेटी ने एक बार एक ईरानी टेलीविजन को बताया था, उन्होंने कभी हमारी मां से 1 गिलास पानी लाने के लिए भी नहीं कहा। ईरान में जिस तरह 1979 की शुरुआत में अराजक स्थिति बन गई थी, वहां की अर्थव्यवस्था तार-तार हो चुकी थी। तेल का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था और देश की राजधानी तेहरान में आए दिन वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच खूनी लड़ाई हो रही थी। उस दौर में ईरान के शाह को सत्ता से हटाना खुमैनी की बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। जब ईरान में क्रांति हुई तो पश्चिमी देशों के लोगों को एक बार तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तब तक पश्चिमी देश ईरान को काफी स्थायित्व वाला देश मानते थे, लेकिन शाह का गद्दी छोड़ना और आयतुल्लाह का वहां का धार्मिक नेता बनना एक दिन में नहीं हो गया था। शाह के जमाने में ईरान पश्चिमी देशों के खेम में था, जबकि आयतुल्लाह इसका खुलकर विरोध करते थे। इसी वजह से उन्हें साल 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने उन्हें देश का नायक बना दिया। वो पहले तुर्की गए, उसके बाद इराक और फिर फ्रांस में रहे। यहाँ रहकर ही वो अपने समर्थकों से शाह को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आग्रह करते रहे। 1979 आते आते पूरे ईरान में शाह की लोकप्रियता घटने लगी। हर तरफ दंगे फैल गए और हर रोज हड़ताल और प्रदर्शन होने लगे। शाह ने ईरान से निकलने का मन बना लिया, लेकिन वो 16 जनवरी तक तेहरान में ही रहे। इतनी देर तक शाह इसलिए रुके रहे क्योंकि वो अपने साथ पूरा शाही खजाना या उसका एक हिस्सा ले जाना चाहते थे। मोहम्मद हेकला अपनी किताब द रिटर्न ऑफ द आयतुल्लाह में लिखते हैं, दरअसल वो चाहते थे कि उन्हें और उनकी पत्नी ने अपने राज्याभिषेक के दिन जो जवाहरात पहने थे उन्हें वो अपने साथ ले जाएं। उन्होंने रॉयल गार्ड्स के जत्थे को कई बार इस निर्देश के साथ बैंक भेजा कि वो शाही तिजोरी को जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश करे, लेकिन वो हर बार खाली हाथ वापस आ गए। शाही तिजोरी को सुरक्षा की दृष्टि से जमीन के 20 मीटर नीचे बनाया गया था। जिन बैंक अफसरों को तिजोरी खोलने के तरीके पता थे वो गायब हो गए थे। आखिर में शाह ने शाही खजाने को सुरक्षित रखने के लिए जो सावधानियां बरती थीं वो ही उनके खिलाफ गईं और उनको बिना अपने जवाहरेटम के ईरान छोड़ना पड़ा। इन जवाहरेटम का उस समय $500 अरब का बीमा कराया गया था। ये खजाना आज भी ईरान के बैंक में सुरक्षित रखा हुआ है। शाह ने ईरान से बाहर जाने को इस तरह से पेश किया जैसे वो मिस्र की सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं। दरअसल वो पहले जॉर्डन जाना चाहते थे, लेकिन जॉर्डन के शाह ने उनके इस अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। शाह का दल पहले मिस्र नदी पर बने अस्वना रिजॉर्ट पर पहुंचा।
वहां पर भी उन्होंने खुद को सनआइडियाक के तौर पर पेश किया। वहां उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के साथ 3 दिन की शिखर बैठक की। वहां पर वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड से भी मिले। मिस्र में 5 दिन बिताने के बाद शाह 22 जनवरी को मोरक्को की राजधानी माराकेस के लिए रवाना हो गए। उनकी योजना थी कि वो वहां पर 5 दिन तक रुकेंगे और फिर वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन वहीं उन्हें अपने दामाद और अमेरिका में ईरान के राजदूत का संदेश मिला कि अमेरिका ने अपना इरादा बदल दिया है और अब वो उनकी मेजबानी करने के पक्ष में नहीं है। 3 सप्ताह बाद मोरक्को के शाह ने अपने एडेसी को भेजकर ईरान के शाह को कहलवाया कि उनकी दिली इच्छा है कि वो उन्हें अपने देश में शरण दे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और वो चाहते हुए भी उन्हें अपने यहाँ नहीं रख सकते। उनके जीवन के अंतिम चरण में मिस्र ने उन्हें अपने यहाँ आने की अनुमति दे दी। जब 27 जुलाई 1980 को कैंसर से शाह का निधन हुआ तो उन्हें वहां राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। उधर 1 फरवरी 1989 की रात 1 बजे पेरिस के हवाई अड्डे से खास तौर से चार्टर किए गए बोइंग 700 सैटेलाइजर विमान डा फ्लावर ने तेहरान के लिए टेक ऑफ किया। उस पर सवार थे ईरान के शाह के खिलाफ हो रही क्रांति के नायक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। 16 साल तक निर्वासन की जिंदगी बिताने वाले खुमैनी अपने वतन लौट रहे थे। विमान पर सवार कुल यात्रियों की संख्या थी 168। इस फ्लेटा में किसी महिला या बच्चे को इस डर से शामिल नहीं गया था कि इस विमान पर हमला हो सकता है। ये आशंका पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं थी। कौन काफलिना अपनी किताब खुमैनज़ा गोस्ट में लिखते हैं, ईरानी वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर खुमैनी को ईरान लाने वाले विमान को गिरा देना चाहते थे। उन्होंने मिस्र में शरण ले चुके शाह से संपर्क कर बिना अनुमति ईरानी वायुसेना में प्रवेश करने वाले विमान को मार गिराने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन शाह ने इस अनुरोध पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मिस्र के जाने माने पत्रकार मोहम्मदा हाइकाला ने अपनी किताब द रिटर्न ऑफ आयतुल्लाह में लिखा है, विमान में बैठते ही खुमैनी विमान के ऊपरी हिस्से में चले गए। उन्होंने पहले वजू किया, नमाज पढ़ी और थोड़ी दही खाई। उसके बाद उन्होंने विमान के फर्श पर तोशका बिछवाए, एयर फ्रांस के 2 कंबल ओढ़े और सोने चले गए। 2.5 घंटे सोने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी और ओमलेटा का नाश्ता किया। विमान के पिछले हिस्से में उनके लोग और करीब 100 पत्रकारों का एक समूह बैठा हुआ था। जैसे ही विमान ने ईरान की वायु सीमा में प्रवेश किया, ABC न्यूज के संवाददाता पीटर जेनिंग्स ने खुमैनी से पूछा, ईरान वापस लौटते हुए आपको कैसा लग रहा है? अयातुल्ला का जवाब था, हाय सी, यानी कुछ भी नहीं। उनके फारसी अनुवादक सडेगा गोटबजाडा ने आश्चर्य से पूछा, हाय सी? खुमैनी ने फिर जोर देकर कहा, हिच हाससी नाडारामा, यानी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उसी विमान में BBC संवाददाता जॉन सिम्पसन भी सवार थे। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा न्यूज फ्रॉम नो मैन्स लैंड में लिखा, खुमैनी के साथ तेहरान जाना एक डरावना अनुभव था। हमारे साथ चल रहे यात्रियों को पूरा यकीन था कि ईरान की वायुसेना हमारे विमान को गिरा देगी। फ्लेटा के दौरान हमने कुछ मिनटों के लिए खुमैनी से बात की थी। वो बहुत बोलने वाले शख्स नहीं थे। जब मैं उनसे कोई सवाल करता वो विमान की खिड़की के बाहर देखने लगते। लैंड करने से पहले खुमैनी के विमान ने तेहरान का 3 बार चक्कर लगाया। आखिरकार 1 फरवरी की सुबह 9:30 बजे खुमैनी के विमान ने तेहरान को महरबड़ा हवाई अड्डे पर लैंड किया। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, एक काला साफा और पिंडलियों तक पायजामा पहने हुए एक दुबले पतले झुकी कमर वाले बुजुर्ग शख्स ने 16 साल बाद अपने चेहरे पर ईरान की ठंडी हवा के झोंके महसूस किए। उनकी एक बांह को एयर फ्रांस के एक परिचारक ने सहारा दे रखा था। वहां पर खुमैनी के स्वागत में ईरानियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। उनको पहले आसमानी रंग की मर्सिडीज कार में बैठाया गया, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी थी कि उन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करना पड़ा। जब तक वो कार में रहे वो उन सड़कों का नाम पूछते रहे जिनसे वो गुजर रहे थे। सालों पहले जब उन्होंने तेहरान को छोड़ा था तब और अब के तेहरान में खासा फर्क आ चुका था। तब तक शाह के जमाने के प्रधानमंत्री शाहपुर बखतायर ने इस्तीफा नहीं दिया था। खुमैनी ने उनकी अनदेखी करते हुए मेहदी बजारगना को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। मोहम्मद हेकला लिखते हैं, बखतायर ने ये दिखाने के लिए कि सत्ता पर उनका ही कब्जा है, पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया। जब खुमैनी ने ये सुना तो उन्होंने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर फारसी में लिखा था, कर्फ्यू का पालन मत करी। उस कागज के टुकड़े को हर टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया। इसके बाद देखते ही देखते लोग कर्फ्यू के आदेश का विरोध करते हुए सड़कों पर निकल आए। जनरल गरबागी ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री बजारगना को फोन कर कहा कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए ताकि मैं सेना का नियंत्रण उसके हाथ में दे दूं। 11 फरवरी को जनरल गरबागी ने अचानक ऐलान किया कि अब से सेना राजनीतिक रूप से तटस्थ रहेगी।
उन्होंने सारी सैनिक इकाइयों को बारकों में लौट जाने का आदेश दिया। उस दिन से ही सड़कों पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। बकेटायर ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया और वो अंडरग्राउंड हो गए। उस दिन से ही पुरानी सत्ता से जुड़े सैनिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। डेज़मंड हर्नी अपनी किताब द प्रीस्ट एंड द किंग में लिखते हैं, 12 फरवरी की रात पहले तो शाह के खसा मखसा और उनकी कुख्यात खुफिया एजेंसी सवात के प्रमुख रहे जनरल नसीरी की पिटाई की गई और फिर उन्हें जनरल रबी, नजी और खोलाडो दादा के साथ 15 फरवरी की रात एक स्कूल की छत पर गोली मार दी गई। एक सप्ताह पहले ही खुमैनी ने इस स्कूल को अपना मुख्यालय बनाया था। खुमैनी ने मुकदमे की सुनवाई के लिए सडेक खालखाली को नियुक्त किया। उन्होंने खालखाली को निर्देश दिया कि इन लोगों को जो कुछ कहना हो उसे सुन लो और सुसा के बाद इन सबको जहनुम रसीद करवा दो। कौन काफलिना लिखते हैं, इन जनारलों की आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूल की छत पर ले जाया गया जहां एक एक कर उन्हें गोली मारी गई। जब खुमैनी को इनके मर जाने की खबर लगी तो वो खुद संकरी सीढ़ियों से चढ़कर इन लोगों की लाशें देखने छत पर गए और वहां पूरे 1 मिनट तक रहे। इसके बाद इन शवों की फिल्म बनाकर ईरान के टेलीविजन पर दिखाया गया। ऐसा ये संदेश पहुंचाने के लिए था कि आयतुल्लाह खुमैनी के इस्लामी न्याय की परंपरा अब ईरान की धरती पर अपनी जड़ें जमाने जा रही है। इस घटना के कुछ दिनों बाद तेहरान विश्वविद्यालय के एक छात्र ने टिप्पणी की, मैं समझता था कि खुमैनी ईरान में लोकतंत्र ला रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने एक तानाशाह की जगह दूसरे तानाशाह को ईरान में ला खड़ा किया है। साल 1989 में खुमैनी ने सैटनिका वर्सेस किताब के लेखक सलमान रुश्दी और पुस्तक के प्रकाशन से जुड़े लोगों के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि जैसे ही वो रुश्दी को देखें उन्हें मार डाला जाए। ऐलान किया गया कि जो भी रुश्दी की हत्या करेगा उसे $26 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे की वजह से रुश्दी को अपनी बाकी की जिंदगी कड़ी सुरक्षा के बीच बितानी पड़ी। जब 3 जून 1990 को खुमैनी की मृत्यु हुई तो तेहरान रेडियो के प्रेजेंटर ने रोते हुए इसका ऐलान किया। पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। सारे हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और ईरान की सीमाओं को सील कर दिया गया। उस समय ईरान के राष्ट्रपति राफा सनाजनी को लगा कि खुमैनी के इस दुनिया से चले जाने की वजह से ईरान में स्थायित्व आ जाएगा। खुमैनी के अंतिम संस्कार में लाखों ईरानी शामिल हुए। उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए एक वातानुकूलित बक्से में रखा गया था। एक अनुमान के अनुसार करीब 20 लाख लोग खुमैनी की शवयात्रा में शामिल हुए। उस समय भीड़ इतनी अधिक थी कि तेहरान के फायर ब्रिगेड को लोगों के ऊपर पानी की बरसात करनी पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश न हो जाएं। आखिर में भीड़ से बचाने के लिए उनके पार्थिव शरीर को एक हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, भीड़ ने आगे बढ़कर खुमैनी के पार्थिव शरीर पर कब्जा कर लिया। लोगों में उनके सफेद कफन को फाड़ने की होड़ लग गई ताकि वो उसके टुकड़ों को यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें। ईरानी मीडिया ने खबर दी कि खुमैनी को सुपुर्दे खाक किए जाने के दौरान करीब 10,000 लोग घायल हुए और दर्जनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।